नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज ईपीएस 95 से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है देहू महाराष्ट्र से। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, हजारों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर्स एकत्रित हुए हैं और इनमें आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि बजट की घोषणा के बाद में मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी में परोक्ष रूप से कोई भी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी की तरफ से नहीं की गई। इसी को लेकर सारे पेंशनर समाज में रोष व्याप्त है। कमांडर अशोक रावत जी के अलावा राष्ट्रीय नेता सारे पेंशनरों को शांत करने में लगे हुए हैं कि अभी भी हमारी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने सीबीटी मीटिंग बुलाई है और उसमें मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा हो सकती है। लेकिन साथियों, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में देहू महाराष्ट्र में पेंशनरों का एकत्रित होना काफी बड़ी बात है, क्योंकि सारे पेंशनरों में आक्रोश व्याप्त है। साथियों, दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र सतारा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फरवरी को यहाँ पर भी हजारों की संख्या में पेंशनर्स एकत्रित हुए और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो घोषणा नहीं हुई है उसको लेकर सभी में आक्रोश व्याप्त है। हजारों की संख्या में पेंशनर यहाँ भी मौजूद थे। कमांडर अशोक रावत जी लगातार इस तरह की सभाएं कर रही हैं, बजट के बाद में सभाएं कर रहे हैं, ताकि पेंशनरों का शक्ति प्रदर्शन वे कर सकें और सरकार को ये बता सके कि हमारी संख्या बल क्या है और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि बजट में परोक्ष रूप से मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब सीबीटी मीटिंग 28 फरवरी को होने वाली है और कमांडर अशोक रावत जी इसी मीटिंग को देखते हुए ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा संख्या बल है और अब उग्र आंदोलन होगा। साथियों, आप देख सकते हैं सतारा महाराष्ट्र में इस तरह से शक्ति प्रदर्शन कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों के साथ में मिलकर किया। और साथियों, तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है 4 फरवरी को बुल्ढाना जो एनएसी का मुख्यालय है, वहां पर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन का कार्यक्रम जारी है। 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। टोटल आज तक 2224 दिन पूरे हो चुके हैं। कल 4 फरवरी को नेता एनएससी के नेता श्री डीएम कल्याणकर जी व श्री आरपी कुलकर्णी जी ने अनशन में भाग लिया और अनशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेंशनर्स उपस्थित है। तो साथियों, आप देख सकते हैं 3 महत्वपूर्ण अपडेट ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी? पेंशनरों में जो आक्रोश है उससे आप कहां तक सहमत है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जे बजेट पेश केलं त्यामध्ये ईपीएस 95 ची पेन्शन असा शब्द काही म्हटलेला नाही, बरोबर आहे का? त्यामध्ये ईपीएस 95 ची पेन्शन असा शब्द काही म्हटलेला नाही, बरोबर आहे का? आता काल मी एक यूट्यूब ऐकत होतो, अशोक राउत झूठ बोला, वो लोगों से पैसे इकट्ठा कर रहा है, वो बदमाश है, वो मोदी का आदमी है, असून सतत चालू आहे, सतत। आणि या संघर्षाचा परिणाम म्हणून आदरणीय पंतप्रधानांनी आपल्याला 2 वेळ बोलावलंय आणि नुसतं बोलून फोटो नाही काढला। पुष्कळ लोक म्हणतात की राऊत साहेब जातात, म्हणतात आम्ही भेटलो, नुसता फोटो काढून येतात। असं नाहीये, असं करण्याचं काही कारणही नाहीये। त्यांनी आपल्याला बोलावलं आणि अर्धा तास चर्चा करून आपली समस्या समजून घेतली। त्याच्यानंतर त्यांनी त्यावेळेस पहिल्या वेळेस जेव्हा आम्ही भेटलो 4 मार्च 2020, खरं म्हणजे खूप वेळ गेलेला आहे, आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की हा प्रश्न फार जेन्युइन आहे, आपल्याला हा प्रश्न सोडवायला पाहिजे। माझा जो अनुभव आहे तो सांगतोय, तुमच्याशी खोटं बोलून मी काही तुम्हाला वर्गणी जमा करायला सांगत नाही, बरोबर आहे की नाही? जे झालं ते तुम्हाला सांगणं माझं कर्तव्य आहे। त्यानंतर दुसऱ्या वेळेस आपण भेटल्यानंतर तेव्हा सुद्धा त्यांनी म्हटलं तुमचं काम माझ्या लक्षात आहे, तुमचं काम मी करणार आहे, पण यामध्ये ब्युरोक्रॅटिक अडचणी आहेत,
म्हणजे प्रशासकीय अडचणी आहे. आवाज येतो का दादा? नसेल तर पुढे या. आपण आपली गरिबी शेअर करायला पाहिजे. ती जागेची गरिबी असली तरी, बरोबर आहे का? आपणच आपल्याला जागा देणार नाही तर सरकार देणार आहे का? नाही ना. म्हणून बारीक व्हा आणि एकमेकाला जागा द्या. आणि थोडा वेळ मोबाईल जर बंद केला तरी चालेल, कारण 15 मिनिटात चिंता करू नका. थोडा संयम ठेवा, संयम ठेवा. आता काल जसा ते बजेटचं अनाउन्समेंट झालं, मिस कॉल तर मला 87 आले, मी काही घेतले नाही. कारण सांगू काय, मी काय अर्थमंत्री आहे का? अरे आपण मागणारे, भांडणारे, आंदोलन करणारे, देणारा तो आहे. त्यांनी दिलं नाही तर काय करायचं हे आपल्या हातात आहे. बरोबर आहे का? तयारी आहे का? आपण संयमाने राहायचंय, आपलं काम होणार आहे. मागच्या 20 डिसेंबरला आपल्याला श्रममंत्र्यांनी बोलावलं. श्रममंत्र्यांनी बोलावून सांगितलं, तुम्ही माझ्यासमोर पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करून तुमचा प्रश्न काय, तो कसा सोडवता येईल याच्यावर माझ्याशी चर्चा करा. आणि आपले 5 लोक गेलो होतो. मी होतो, आदरणीय वीरेंद्र सिंगजी होते, आदरणीय PN पाटील होते, आदरणीय रमाकांत नरगुणजी होते आणि आदरणीय राजीव भटनागर होते. हे 5 लोक आपण गेलो होतो. तिथे CPFC त्यांची पूर्ण टीम, लेबर सेक्रेटरीची पूर्ण टीम, या सगळे अवेलेबल होते. त्यांच्या समोर आपल्या वतीने आपण प्रेझेंटेशन केलं. त्या प्रेझेंटेशन मध्ये आपण त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडे आज रोजी पेन्शन फंडात किती पैसा आहे, आणि आपण जे बोललो ते संपूर्ण पुराव्यानिशी बोललो. नुसत्या गप्पा मारल्या नाही, पुराव्यानिशी आपण सांगितलं की तुमच्याकडे एवढा पैसा आहे. त्या पैशात दरवर्षी 7.5 कोटी लोक जे कार्यरत आहेत त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन किती येतं, आकडेवारी, तक्ता 4 सगळ्या गोष्टी केल्या. त्यात या दोन्ही